हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 रिमझिम पाठ्यपुस्तक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राग की रस्सी। बच्चों, ये कहानी तिब्बत के लोक कथा पर आधारित है। लोक कथा वो होती है जो किसी क्षेत्र के लोग जनरेशन टू जनरेशन सुनाते आए हों। बच्चों, राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो हिमालय का हिस्सा हैं। बच्चों, ये कहानी तिब्बत के 32वें राजा के मंत्री के बारे में है और उनका नाम है लोनपोगार। क्या नाम है? लोनपोगार। ये रहा मंत्री का नाम। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगब्सेन गाम्पो के मंत्री थे। किसके मंत्री थे? राजा का क्या नाम था? सोनगब्सेन गाम्पो। ये है राजा का नाम, ठीक है। ये है मंत्री का नाम लोनपोगार। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मशहूर यानी कि फेमस थे, प्रसिद्ध थे। हाजिर जवाबी, किसी बात का उत्तर तुरंत सोच लेने की क्षमता। कोई उनके सामने टिक ना पाता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, मतलब सीधा साधा था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। जौ क्या होता है? जौ भी एक तरह का अनाज होता है। जिस तरह से गेहूं, मक्का, बाजरे की रोटी बनती है, उसी तरह से जौ की भी रोटी बनती है। वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने पूरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लोनपोगार के बेटे ने अपनी सारी बात उस लड़की को बता दी। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। लड़की ने क्या बोला? इतने दुखी क्यों हो? इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे। क्या किया? भेड़ों के बाल उतार दिए। भेड़ों के बाल से क्या मिलता है? स्वेटर बनते हैं। और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। क्या किया उसने? भेड़ों के बाल उतार दिए और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए उससे मिले उससे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे वापस घर भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अपनी सारी बातें, सारी प्रॉब्लम उसको सुना दी।
अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़के ने क्या बताया? मैं जौ के 100 बोरे लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। क्या किया? सींग काट लिए। सींग से भी तरह तरह के सामान बनाए जाते हैं। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। विजयी भाव मतलब जीत की भावना से। विजयी भाव मतलब जीत की भावना से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। क्या कहा? 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अभी राख की रस्सी कैसे बनेगी? राख तो पाउडर मटेरियल है, इससे रस्सी कैसे बनेगी? उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। मतलब लड़की के पास जाकर पिता का मैसेज पहुंचाया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। राख की रस्सी कैसे बन सकती है? लोनपोगार ने ऐसा सोचा और लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। कितनी हाथ लंबी? 9 हाथ लंबी रस्सी ली। उसे पत्थर के सिल पर रखा। सिल क्या है? मसाला पीसने वाला पत्थर होता है जिस पर चटनी पीसते हैं, मसाला पीसते हैं। सिल पर रखा और क्या किया? जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। क्या हुआ? राख बच गई। जैसे आपके घर में अगरबत्ती जलती है ना, तो अगरबत्ती के आकार की राख बन जाती है ना, अगरबत्ती का आकार बन जाता है ना उस राख से। उसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गई, यानी कि हैरान रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। लोनपोगार समझ गए थे कि ये लड़की समझदार है और उनका बेटा तो भोला भाला था, सीधा साधा था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि उस लड़की के साथ उनके बेटे का अच्छी तरह से जीवन यापन हो जाएगा। इसलिए बिना वक्त गवाए लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।